हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई थी उसी श्रृंखला के अंतर्गत आपको जो है रोजाना प्रतिदिन जो है विद्यालय द्वारा इस YouTube के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपने विषय अनुसार प्रत्येक विषयों के वीडियो जो है आपको प्राप्त हो रहे होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल पर नए हो और आज पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन और वीडियो जो है वो आप तक पहुँचते रहे। और चैनल की जो वीडियो लिस्ट है उसमें जाकर आप जो आरओ कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में जो आरओ आपकी बुक है भाग 2 उसके पार्ट 1 गद्य भाग से जो है आपको पूरे वीडियो की लिस्ट उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी के अलावा इंग्लिश कंपलसरी जो है उसके वीडियो मिल जाएंगे और भी जो आपके सब्जेक्ट है उससे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जो स्टूडेंट हैं, दूसरे जो विद्यार्थीगण हैं, जो आपके मित्रगण हैं और जो आपके रिश्तेदार सगे संबंधी है उनको भी इस निःशुल्क YouTube चैनल के बारे में बताएं ताकि वो घर बैठे ही इस कोरोना महामारी के समय अपनी जो बोर्ड कक्षाएं उन बोर्ड कक्षाओं में जो है बाधा पहुंच रही है उन बाधाओं को दूर करते हुए घर पर रहकर ही अध्ययन सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस YouTube चैनल पर आपको विषय के प्रत्येक पाठ का एक एक शब्द से तरीके से शब्द से या कहते हैं ना अक्षर से जिसका ज्ञान कराया जाता है, तो एक एक शब्द का एक एक अक्षर के अनुसार आपको ज्ञान जैसे क्लास में कराया जाता है उस तरीके से कराने का प्रयास जो है हमारी तरफ से किया जा रहा है। तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये आप सभी के लिए सूचना है। रोजाना मैं वीडियो के अंत में प्रारंभ में इसीलिए ये बात बताता हूँ कि आप तो विद्यार्थी हैं जो तो है ही से, साथ में विद्यालय के अलावा जो दूसरे जो भी स्टूडेंट है आपके जो जानने वाले हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी क्या कर सकें, अपने घर रहकर इस चैनल से लाभ प्राप्त कर सकें और अपना अध्ययन जो है चला सकें और आने वाले समय में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें अच्छा स्कोर जो है कर सकें। ठीक है, तो इन ऑनलाइन श्रृंखला जो है चल रही है, उस ऑनलाइन श्रृंखला की कड़ी जो है इसके अंदर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आपको इसके अंदर हमने पार्ट 2 प्रारंभ कर रखा था और पार्ट 2 हमारे चल रहा है जैनेन्द्र कुमार का। हमारे अध्याय है जो है किसका, जैनेन्द्र कुमार का, और जैनेन्द्र कुमार का हम पढ़ रहे हैं अध्याय का नाम है बाजार दर्शन। हम पढ़ रहे हैं क्या, बाजार दर्शन। ये क्या है, ये वैचारिक मनोवैज्ञानिक क्या है, निबंध है भाई। हम पढ़ रहे हैं ये जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन और ये क्या है, वैचारिक मनोवैज्ञानिक निबंध है। साथ में मैं आपको बता दूं इससे पूर्व अपन ने भक्तिन पढ़ लिया है और भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र था वो हमने पूरा कर लिया है। अभी हम बाजार दर्शन के अंतर्गत चल रहे हैं। बाजार दर्शन में ये बाजारवाद के ऊपर लिखा हुआ अध्याय है जिसमें जैनेन्द्र कुमार ने अपने विचार प्रकट किए हैं और बाजार में जाने पर जो बाजार का प्रभाव होता है उस प्रभाव से हम कैसे बचते हैं। क्योंकि हम बाजार जाते हैं एक सामान्य सी चीज लेने या हमारे मन में लक्ष्य निर्धारित नहीं है, हम खाली मन से जब बाजार चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारी परचेजिंग पावर यानी रुपये की जो शक्ति होती है उस रुपये की शक्ति के कारण हम आवश्यकता से अधिक सामग्री अपने परचेजिंग पावर के बल पर ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाजार का जादू यानी आकर्षण जो होता है उसमें हम फंस जाते हैं। क्योंकि बाजार के तरफ चारों तरफ क्या है, बाजार का जादू सा फैला हुआ है और वो जादू आँख की राह काम करता है, ऐसा जैनेन्द्र ने बताया है कि जादू कैसे काम करता है, आँख की राह काम करता है। और अगर हम खाली मन से बाजार चले गए तो उस जादू से में हमारे ऊपर असर हो जाता है और फिर हम क्या है उसमें फंस जाते हैं। फिर हमारे मन में असंतोष प्रकट होता है यानी हमें लगता है कि हमारे पास जो भी है वो कम है, असंतोष, और फिर तृष्णा यानी चाह पैदा होती है और फिर हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि उनके पास इतना है हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इनमें फंसकर हम खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लेखक ने यह भी बताया है कि इस जादू की एक सीमा होती है कि जैसे चुंबक जो है उसका जादू, उसका प्रभाव लोहे तक ही रहता है, लोहे पर ही आकर्षित होती है। उसी प्रकार से इस जादू को रोकने की भी एक तरीका, एक सीमा है कि बाजार जाएं तो खाली मन ना हो और खाली मन हो तो बाजार ही मत जाओ। यानी जब भी बाजार जाना है तो मन में लक्ष्य निर्धारित करके जाना है। जैसे बाजार आपको पेन खरीदने जाना है तो आप सोच कर जाएं कि मुझे पेन खरीद कर लेकर आना है।
अगर आप ऐसे चल गए कि आप देखते हैं क्या खरीदना है तो आप पता नहीं क्या क्या खरीद लाओगे, जो आवश्यकता नहीं वो भी खरीद लाओगे। लेकिन अगर आपको आपकी आवश्यकता का पता है और आवश्यकता का लक्ष्य मन में निर्धारित करके गए तो आप पर बाजार का जादू नहीं चलेगा, आप बाजार के आकर्षण में नहीं फंसोगे, आपको ईर्ष्या तृष्णा नहीं फैलेगी, नहीं अपने जाल में पकड़ पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लेखक ने अपने विचार प्रकट किए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि एक व्यक्ति का नाम लिया था कि एक व्यक्ति है भगत जी, और चूरन उनका सरनाम है, चूरन बेचने का काम करते हैं, उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। वो ऐसे व्यक्ति उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। वो क्या करते हैं, 6 आने पैसे का चूरन बेचते हैं, बाकी चूरन को ऐसे निःशुल्क बांट देते हैं। चूरन उनका सरनाम है, अगर कोई व्यवसाय करते तो आज बड़े आदमी हो जाते, लेकिन वो तो 6 आने पैसे का बेचते हैं और बाकी को निःशुल्क बांट कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतोषी व्यक्ति है, उनको ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो संतोषी होना भी एक बहुत बड़ी बात है। इस अध्याय के माध्यम से ये भी हमें बताने का प्रयास जो है वो जैनेन्द्र कुमार ने किया है। चलो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मूल पाठ पर आ जाता हूँ। वाक्य ये तो आपको समझाने के लिए मुझे बताना था, मूल पाठ पर मैं आ रहा हूँ, आप भी मूल पाठ पर आ जाए। कहाँ तक हो गया था अपना? हाँ भाई, पेज संख्या 90 है भाई, पेज नंबर 90। ठीक है, 90 पर आ जाए, पेज संख्या 90। ऊपर से जो है आप छोड़ दे 2 लाइन, फिर उसके बाद 2 गद्यांश, 2 लाइन ऊपर की स्टार्टिंग की छोड़ दे और 2 गद्यांश छोड़ दे, और फिर देखें पेज संख्या 90 पर। हाँ, मिल गया आप सभी को? अब ध्यान दें किताब में। लेकिन क्या लोक वैभव, लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेकिन अब देखो लेखक क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या लोक वैभव, लेकिन क्या लोक वैभव यानी जो संसार का जो ऐशो आराम है, लोक वैभव का तात्पर्य क्या हो गया भाई? ऐशो आराम, कि जो ऐशो आराम है उस ऐशो आराम के सामने की बात कर रहे हैं कि संसार का जो ऐशो आराम है, लोक वैभव है, उस लोक वैभव के ये व्यंग्य शक्ति, इस लोक वैभव की जो व्यंग्यात्मक शक्ति है उस चूरन वाले व्यक्ति यानी भगत जी जो है उनके सामने अकिंचित कर का मतलब है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे मनुष्य के आगे चूर चूर होकर रह जाती है, यानी उनके पास में कोई ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी नहीं है उनके सामने, लेकिन फिर भी ये पैसे की जो व्यंग्य शक्ति होती है, ऐशो आराम की जो व्यंग्य शक्ति होती है वो चूर चूर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, इनको पानी पानी हो जाती है। पानी पानी होना यानी लज्जित हो जाना, कि उनके सामने जाना मानो लज्जित हो जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। देखो क्या कह रहे, तो क्या वे बल है, तो क्या वे शक्ति, ऐसा बल है, ऐसी शक्ति है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजय ही नहीं रहती, अजय नहीं रहती यानी कभी नहीं आती है, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को पिघला देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वे निश्चय इस तल की वस्तु नहीं है। अब जो भगत जी हैं उन भगत जी के पास में ऐसी शक्ति, उसको चाहे आप कुछ भी नाम दो, पर वे निश्चय इस तल यानी धरती तल की वस्तु तो नहीं है। इस धरती पर ऐसा बहुत कम लोगों को प्राप्त है जो भगत जी को प्राप्त है। जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है, कि इस धरती पर तो संसारी वैभव यानी ऐशो आराम फलता फूलता है, वे कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर यानी जो इससे ऊपर कोई दूसरी जाति, दूसरा लोग उसका मानव तत्व है। लोग इसे स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब हो गया आध्यात्मिक, लोग इसे स्पिरिचुअल कहते हैं, ये आध्यात्मिक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, कि लोग इसी को स्पिरिचुअल नाम देते हैं, आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कह रहा है कि मुझमें वो योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों का अंतर देख सकूं और प्रतिपादन कर सकूं। मुझे शब्द से सारोकार नहीं है, यानी मुझे शब्दों से मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, और ना ही मैं कोई विद्वान हूं। देखो लेखक अपने आप को विद्वान नहीं मान रहा है, ज्ञानी नहीं मान रहा है,
लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, लेखक ये बात बता रहे हैं जैनेन्द्र कुमार कि लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा, तृष्णा यानी चाह, तृष्णा का याद रख लेना भाई आपको, तृष्णा वर्ड जहाँ जगह जगह आ रहा है, तृष्णा यानी चाह जो होती है। और एक शब्द और आ गया इसमें, तृष्णा और बटोर रखने की स्पृहा, बटोर रखने की स्पृहा, स्पृहा का मतलब हो जाएगा इच्छा, बटोर कर रखने की इच्छा। तो ये सब है, तो वहां पर फिर वो बल का बीज काम नहीं करेगा, वहां वो बल का बीज नहीं है जिनमें ये चीजें हैं, तृष्णा और स्पृहा जिनमें देखने को मिलेगी। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा यानी इकट्ठी की गई जो चाह है और वैभव की चाह, ऐशो आराम की जो इच्छाएं हैं, इसमें व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बलता यानी कमजोरी, निर्बलता कमजोरी। निर्बलता प्रमाणित होती है यानी कि कमजोरी प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, कि जो निर्बल व्यक्ति होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, वही धन के ऊपर, धन की तरफ झुक जाता है। यानी जिसकी आत्मिक शक्ति कमजोर है, ऐसा व्यक्ति धन की तरफ झुकता है, वे अबलता है। और वे क्या है? अबलता। सबल यानी जो सक्षम हो, और अबल यानी जो अक्षम हो, जो करने में पूर्ण नहीं हो। वे मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। और ये क्या है? मनुष्य पर धन की और चेतन जो है, चेतन का मतलब जो जागृत है, उस पर जड़ की विजय, जड़ यानी जो निर्जीव है उसकी विजय मान लेंगे। फिर देखो वापिस जो लेखक जैनेन्द्र हैं वो वापिस किधर बता रहे हैं? भगत जी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए, कि एक बार चूरन वाले भगत जी जो थे वो बाजार चौक यानी बाजार का जो चौक था उस चौक में दिख गए। अब बाजार के चौक में दिख गए, मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। जय जय राम करना, संबोधन करना भाई, एक दूसरे से संबोधन करते हैं, मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, सलाम करते हैं। उस तरीके से उन्होंने भी क्या किया? जय जय राम किया। मैंने भी जय राम किया। लेखक बता रहे मैंने भी उनसे जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस समय में बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम हो रहे थे। देखो चौराहे में, बाजार के चौराहे पर, चांदनी चौक का जो चौराहा था वहां दिख गए। दिखने के बाद लेखक ने जय राम कहा तो उन्होंने जय जय राम कहा तो उन्होंने भी जय राम लेखक ने कहा। लेखक ने देखा कि उनकी आंखें खुली थी, अर्थात बाजार जाते तो आंखें बंद नहीं रखते, उनकी आंखें खुली थी। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि उनकी आंखें खुली थी और वो किसी भांति बाजार को कोस रहे हो ऐसा भी मुझे मालूम नहीं हुआ। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले, भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। राह में यानी रास्ते में, जो रास्ता था, मार्ग था, उसमें बहुत लोग मिले, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। जो कैसे थे? कि भगत जी द्वारा पहचाने जाने, कि भगत जी द्वारा उन्हें पहचाना जाना जाए, उसके क्या थे? इच्छुक थे। वे मानते थे कि भगत जी उन्हें क्या कर ले? पहचान ले। तो उसके क्या थे? वो इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना और भगत जी ने क्या किया? सबको हंसकर, मधुर हंसी करके, मधुर प्रसन्नता के साथ में पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। और जो भी मिलकर उनका अभिवादन कर रहे थे, जय जय राम कर रहे थे, उन्होंने सबसे जय जय राम किया, अभिवादन लिया और अभिवादन किया भी। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। इससे तनिक भी यानी थोड़ा भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार जो था उसमें, चौक बाजार में होकर उनकी आंखें जो है वो किसी से भी क्या थी? कम खुली थी। लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। लेकिन भौचक्के, जैसे किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसे भौचक्के रहने वाली आदत उनकी नहीं थी, लाचारी उनमें नहीं थी। व्यवहार में पशोपेश उनमें नहीं था। और ऐसा नहीं था कि उनका व्यवहार में पशोपेश यानी असमंजस की स्थिति हो, ऐसा भी नहीं था। खोए खोए से खड़े नहीं वे रह जाते थे और ऐसा नहीं था कि वे खोए खोए खड़े रह जाए, ऐसा भी उनमें नहीं था। भांति भांति का बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, तब सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है।
देखो क्या कह रहे हैं कि भांति भांति यानी तरीके तरीके का बढ़िया माल यानी अच्छा माल जो है वो उससे चौक भरा पड़ा था, उससे पूरा बाजार भरा पड़ा था, पर उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी कि उनके सबके प्रति अप्रीति, अप्रीति का मतलब है अलगाव यानी प्रेम नहीं है उन सामानों के प्रति, ऐसा भी नहीं था भगत जी के मन में। तो अप्रीति भगत के मन में नहीं है, जैसे समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, यानी वो बाजार में जितना भी माल है तो सब माल के प्रति भगत जी के मन में क्या था, मानो आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं प्रसन्नता ही भीतर है, और विद्रोह नहीं प्रसन्नता ही उसमें भीतर है, क्योंकि रिक्त भीतर नहीं, क्योंकि रिक्त यानी कोई खाली मन में जगह नहीं है, रिक्त भीतर नहीं है यानी मन में खाली जगह नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि उन्हें क्या लेना है और वो उनके मन में भरा हुआ है, उसको सोच कर वो आए हैं, तो रिक्त उनके मन में नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख तुष्ट और मग्न वे चौक बाजार में चलते चले जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि मैं देखता हूं खुली आंखें और अपने मन को बड़े मग्नता के साथ में लगाए वे चौक बाजार में चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर जो भी चीजों को सजा धजा कर रखते हैं, ऐसे फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, लेकिन वो पड़े ही रह जाते हैं, वो भगत जी पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। कहीं भगत नहीं रुकते, और भगत जी कहीं पर भी क्या नहीं करते, रुकते नहीं है। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, और रुकते हैं तो कहाँ पर, एक छोटी सी पंसारी की दुकान। पंसारी समझते हो ना, पंसारी, पंसारी यानी परचून की दुकान, परचून हम कह सकते हैं, है ना, पंसारी की दुकान यानी परचून की दुकान। तो रुकते हैं तो कहाँ रुकते हैं, पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली, वहां पर उन्होंने जो सोच कर गए थे मन में, वो दो चार अपने काम की चीज उन्होंने वहां पर जाकर ली और चले आते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, ऐसा नहीं कि बाजार से वो हट करके और विमुख होने की कोशिश करें, उससे दूर होने की कोशिश करें, ऐसा भी उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। देखो, लेकिन उनको क्या चाहिए, अपनी आवश्यकता, उनकी आवश्यकता क्या है, जीरा और काला नमक चूरन बनाने के लिए तो जीरा और काला नमक चाहिए, और सारे चौक बाजार यानी पूरा जो बाजार है उसकी सत्ता कब तक है उनके लिए, तभी तक उपयोगी है जब तक उन्हें काला नमक और जीरा नहीं मिल जाता। जब तक वहां जीरा मिलता है, जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, फिर सारा चौक बाजार उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यानी उनके लिए बाजार तभी तक उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनकी सत्ता तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक उनको बाजार से काला नमक और जीरा नहीं मिल जाता। जैसे ही जीरा ले लिया, बाजार की पूरी सत्ता उनके लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर बाजार उनके लिए नहीं के बराबर हो जाता है। वे जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वे है जीरा नमक, और वे जानते हैं, भगत जी अपनी आवश्यकता को जानते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें बाजार से क्या चाहिए, उन्हें चाहिए जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। बस इस निश्चित प्रतीति यानी उनके मन में जो निश्चित लगाव है चीज के प्रति, उसी के बल पर शेष सब यानी इसके अलावा शेष जितनी भी चीजें हैं, चांदनी चौक का आमंत्रण यानी बुलावा बाजार का, वो बुलावा क्या करता है, उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है, यानी बेकार उनके सामने बिखरा का बिखरा ही रह जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, यानी चौक की चकाचौंध, बाजार की जो चकाचौंध है उसकी चांदनी मानो, जिसमें चांदनी रात को प्रकाश होता है ना चांद का, उसी प्रकार बाजार का जो आकर्षण है वो चारों तरफ फैला का फैला ही रह जाता है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वे तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है, और वहां से सेज भाव में ले लिया गया, क्योंकि भगत जी को क्या चाहिए, भगत जी को तो जीरा चाहिए था, और वो जीरा कहाँ मिल गया, कोने वाले पंसारी की दुकान यानी परचून वाले की दुकान पर मिल गया। फिर वे वहां से कैसे सहज भाव से यानी साधारण भाव पर उन्होंने वे खरीद लिया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे,
भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। उसके बाद बाजार की चांदनी यानी आकर्षण जो है वो आकर्षण फैला रहे तो फैला रहे, बड़ी खुशी से बेचारे भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी तो क्या चाहते हैं, उन सब बाजार की वस्तुओं का क्या चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है, अब लेखक जैनेन्द्र बता रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एक बात का पता लगता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वे क्या चाहता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, अंडरलाइन कर लेना, एक प्रश्न बनेगा इससे, अंडरलाइन कर लो, एक प्रश्न बनता है कि बाजार की सार्थकता किसमें है या बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है, ये एक प्रश्न बन जाता है भाई आपके। तो देखो भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एक बात ज्ञात होती है, यानी एक बात का पता लगता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वे क्या चाहता है। यानी वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता देगा जिसको पता हो कि उसको क्या आवश्यकता है, यानी जिसको अपनी आवश्यकता के बारे में ज्ञान है, वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकता है। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। और देखो, और जो नहीं जानते और जिनको ये पता नहीं है कि वे क्या चाहते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि वे क्या चाहते हैं, तो अपनी परचेजिंग पावर यानी अपनी क्रय शक्ति, रुपये की शक्ति जो है उसके माध्यम से क्या करते हैं, उसके गर्व पर यानी उसके घमंड पर अपने पैसे से यानी अपने रुपयों से एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, या व्यंग्य की शक्ति बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना बाजार को लाभ दे सकते हैं। कैसे लोग, जिनको आवश्यकता के बारे में पता नहीं, जो खरीदारी क्यों कर रहे हैं, केवल परचेजिंग पावर के दम पर कर रहे हैं, अपना घमंड दिखाने के लिए, अपना गर्व दिखाने के लिए। तो ऐसे लोग बाजार को व्यंग्य शक्ति या शैतानी शक्ति देते हैं भाई। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, और ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, फिर से आप लोग यहाँ से एक प्रश्न फिर बन जाता है कि बाजारूपन किसे कहते हैं। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था डेफिनेट प्रश्न आएगा इसमें से, निश्चित प्रश्न आएगा। तो प्रश्न बनेगा भाई कि बाजारूपन किसे कहते हैं या बाजारूपन क्या है और इसे किस प्रकार के लोग बढ़ाते हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो अब देखो ये बता रहे हैं कि वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कैसे लोग, जो अपनी क्रय शक्ति यानी जो अपनी परचेजिंग पावर के दम पर खरीदारी करते हैं, जिनको अपनी आवश्यकता का पता नहीं है और जो अपनी परचेजिंग पावर के दम पर खरीदारी करते हैं, ऐसे लोग बाजार को क्या करते हैं, व्यंग्य शक्ति, शैतानी शक्ति जो है वो प्रदान करते हैं, और ये बाजार को सच्चा लाभ नहीं देते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। और जिसका मतलब क्या हुआ, कपट मतलब छल कपट की भावना, तो कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी, कपटी, यानी जब छल कपट बढ़ जाएगा तो छल कपट, झूठ ये बढ़ने लगेगा, तो फिर क्या होगा, इनकी बढ़ती का अर्थ क्या हो गया, परस्पर सद्भाव की घटी, कि आपस में जो सद्भाव यानी एक दूसरे के प्रति जो अच्छी भावना है वो घटने लगेगी। इस सद्भाव के ह्रास के पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते। इस सद्भाव की जब कमी होने लगेगी तो फिर क्या होगा, इस सद्भाव का ह्रास का मतलब है हानि। जब हानि होगी फिर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद यानी अच्छे हृदय संबंध वाला और पड़ोसी जो है फिर वे रह नहीं जाते, फिर वो इनमें ये संबंध नहीं रह जाता और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। और वो क्या बन जाते हैं, वो कोरे ग्राहक यानी केवल मात्र ग्राहक जो है, और बेचक यानी बेचने वाले, ग्राहक यानी खरीदने वाले। ग्राहक का मतलब हो गया ग्राहक, ग्राहक यानी ग्राहक, ग्राहक का मतलब हो गया ग्राहक,
यानी क्रेता जिसको अपन कहते हैं, तो क्या बन जाते हैं भाई, वो बन जाते हैं ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, और बेचक यानी बेचने वाले की तरह व्यवहार करते हैं। यानी उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर परस्पर सद्भाव की भावना जो है वो खत्म हो जाती है, भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाता है, उनके बीच में ग्राहक और बेचक यानी क्रेता विक्रेता का संबंध आ जाता है। और क्रेता विक्रेता में क्या करते हैं, जब क्रेता विक्रेता का संबंध आ जाता है तो फिर वो इस तरह व्यवहार करते हैं कि मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। तो मानो फिर वो कैसा व्यवहार करते हैं कि दोनों एक दूसरे को, कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ठगने, यानी एक दूसरे को ठग ले। ठगने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले, छल कपट की सहायता से। तो ठगने की घात में यानी तैयारी में हो, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। क्या दिखता है कि एक की हानि यानी एक का नुकसान होगा तो दूसरे को अपना लाभ जो है नजर आता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और ये बल्कि बाजार का नहीं, ये तो इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, कि ऐसा बाजार जो है, इस बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताएं जो है, उन आवश्यकताओं का आदान प्रदान जो है वो आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। और ऐसी स्थिति फिर क्या आ जाती है, शोषण होने की स्थिति आने लग जाती है, तब कपट सफल होता है। और ऐसे समय में जो कपट करने वाले हैं, झूठ बोलकर लाभ कमाने वाले हैं, ऐसे लोग सफल होने लगते हैं, निष्कपट शिकार होता है। और जो छल झूठ का सहारा नहीं लेता, जो छल कपट नहीं करता, ऐसे लोग शिकार होने लगते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। देखो एक प्रश्न बनेगा बीच में से कि किस प्रकार के बाजार मानवता के लिए विडंबना है। तो ऐसे बाजार जिसमें परस्पर सद्भाव की कमी हो जाए और छल कपट की भावना बढ़ जाती है, ग्राहक बेचक का संबंध रह जाता है, फिर क्या होता है, जो छल निष्कपटी जो है इसका शिकार हो जाता है। तो ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, यानी जो ऐसे बाजार को पाल रहा है, पोषण कर रहा है, बढ़ा रहा है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, जो उसका शास्त्र है, जो इस बाजार को पोषण कर रहा है, जो उसका शास्त्र है, जो इसके नियम बताता है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक सरासर औंधा यानी उल्टा मानता है, क्यों बिल्कुल उल्टा है। वे मायावी शास्त्र है। लेखक का मानना है कि वो कैसा शास्त्र है, वो मायावी शास्त्र है। वे अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। और ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक क्या नाम देना चाह रहा है, ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक अनीति शास्त्र की संज्ञा देना चाह रहा है, अनीति शास्त्र का नाम जो है वो देना चाह रहा है। तो ये जो है भाई आपके लेखक जयेंद्र कुमार का बाजार दर्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वैचारिक और मनोवैज्ञानिक जो एक निबंध का अंश था वो कंप्लीट होता है। प्रश्न अभ्यास की बात हम अगले वीडियो में करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको लिखाऊंगा इससे संबंधित। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुभ दिन, धन्यवाद।